क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया, आधा रह गया हमारा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हमारा और ज्यादा बढ़ गया। हमारी सारी इंडस्ट्री, मतलब मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के लिए जितना रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें 90% मटेरियल चाइना का आ रहा है। चाइना जिस दिन गला पकड़ लेगा उस दिन मेक इन इंडिया अपने जगह रह जाएगा। हमने डिफेंस को भी मेक इन इंडिया में डाल के और सारा एफडीआई कर दिया, मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भेज दिया। अब हमारे डिफेंस इंडस्ट्री पे 100% हम बाहर का पैसा लेते हैं और 100% बाहर के लोगों का कब्जा कर देते हैं। इस तरीके की इकोनॉमी संभालना बोलेंगे इसको कि इकोनॉमी का भट्टा बैठाना बोलेंगे। जैसा वो सीएम रहते हुए पीएम को दोष दे देते हैं और पीएम रहते हुए सीएम को दोष देते हैं। तो ये जो एक ये हाथ का बॉल ये हाथ में और ये हाथ का बॉल ये हाथ में डालने का जो तजुर्बा और जो हुनर मोदी जी के पास में है, वो हुनर को मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि काम जब आपको करना नहीं है तो किसी ना किसी को तो दोषी खड़ा करना पड़ेगा। भाई आपके बस का है नहीं काम। आपने इकोनॉमी का कहां कैसे भट्टा बिठा दिया आपने देखा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और अविनाश काकड़े जी से आज बहुत सी बातें करनी है। बहुत ही अहम कुछ इश्यूज हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी मौजूदगी में कहा है कि देश में अदालतों की जबान लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी अंग्रेजी का जो एक तरह से गलबा है हाई कोर्ट्स में खास तौर पर और सुप्रीम कोर्ट में, वो खत्म होना चाहिए। या ये कि जहां जहां भी जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी में अदालतों का काम होना चाहिए। उस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि ये काम मुश्किल है लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये बात भी कही गई है। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का क्या कुछ हो रहा है। देश के लोग क्या पेट्रोल और डीजल खरीदने जाते हुए क्या उनके मन में कोई ख्याल आता है कि आखिर हम किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या कुछ है, सरकार कितना सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है, कितनी उसकी असल कीमत है और कितना उस पर टैक्स के नाम पर एक तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। एक्सटॉर्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी चीज की असल जो कीमत होती है उससे बहुत कम टैक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 10 रुपए किसी चीज की कीमत है 10 ही रुपए उस पर टैक्स लगा दें। इसलिए क्या आम इंसान इससे ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसके अलावा भी कई और इश्यूज हैं जिसमें यह समझने की जरूरत है कि क्या देश में सोशल वेलफेयर की सरकार चल रही है या इसका कोई और प्रारूप है। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी जो अदालतों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं उसका आप क्या मतलब समझे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत सी बातें बोलते हैं, बहुत सी चीजें नहीं बोलना चाहते। क्या कुछ है इसमें, आपको इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री जी के इस बयान में, और इससे अलावा भी जो कुछ भी आजकल वो बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। हमारे प्रधानमंत्री जी चमत्कारी प्रधानमंत्री हैं। ये चमत्कारों के ऊपर चमत्कार करते रहते हैं।
ये जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि ये सारी पेट्रोल डीजल की जिम्मेवारी जो है राज्यों की है, केंद्र की है, और केंद्र इस पे निर्णय नहीं लेता, कमजोर सरकार है। आपको चाहिए तो मैं वीडियो भेज दूंगा, हाँ इनके भाषण है कि केंद्र की जिम्मेवारी है और केंद्र सरकार कमजोर है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये कीमतें बढ़ रही है। अभी जाके चमत्कारी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य इसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले रहा है और राज्य अपने टैक्स कम नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरीके के पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जब बोला कि हिंदी में बात होनी चाहिए, लैंग्वेज में बात होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में बात होनी चाहिए, ये डिमांड बहुत पुरानी है। मगर क्या प्रधानमंत्री जी अपना कार्यालय लोकल लैंग्वेज में चलाना शुरू कर दिया है? प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे डिपार्टमेंट को लोकल लैंग्वेज में पत्राचार करने के लिए बाध्य कर दिया है? जो अपने हाथ में है, जिसके लिए आदेश निकाल सकते हो आप, एक खाली आपको क्या निकालना है, जीआर निकाल देना है कि भाई अभी से तमिलनाडु को जो लेटर जाएगा वो तमिल में जाएगा, महाराष्ट्र को लेटर जाएगा मराठी में जाएगा। ये उनके हाथ में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री का ये अधिकार है कि नहीं है? तो ये जो अधिकार उनके हाथ में है उसको ना बताते हुए, जैसा वो सीएम रहते हुए पीएम को दोष दे देते हैं और पीएम रहते हुए सीएम को दोष देते हैं, तो ये जो एक ये हाथ का बॉल ये हाथ में और ये हाथ का बॉल ये हाथ में डालने का जो तजुर्बा और जो हुनर मोदी जी के पास में है, वो हुनर को मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि काम जब आपको करना नहीं है तो किसी ना किसी को तो दोषी खड़ा करना पड़ेगा। भाई आपके बस का है नहीं काम, आपने इकोनॉमी का कहाँ कैसे भट्टा बिठाल दिया आपने देखा? इन्होंने बताया था कि ये कोरोना पीरियड का और ये नोटबंदी वाला जितना है सेटर्ड, ये जितना हमारे के ऊपर झटका लगा है, ये बस आने वाले 2-3 सालों में समाप्त हो जाएगा। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आके बोल दिया कि नहीं भाई 15 साल तो कुछ होने वाला नहीं है इसमें। मतलब 15 साल का मतलब है अब हमको 35 तक कुछ नहीं होना है। अब समझ लो 35 साल कुछ नहीं होना है। जैसे इनके बजट में क्या दिया क्या लिया ये समझ में नहीं आता। ये 25 साल के बाद की बात करते हैं, 15 साल के 2050 में क्या होने वाला है, 2025 में क्या होने वाला है, ये जो बातें करते हैं उसी तरीके से ये बातें हैं। ये खाली बातें हैं, बातों का तो कोई हिसाब इनको देना नहीं है, ना बातों का हिसाब मांगना है। क्योंकि इनके गवर्नर ने इनकी कंट्रोवर्सी कर दी। अब मुझे लगता है कि वो जो है दास साहब जो है वो इतिहास के एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे आदमी है, उन आदमी के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है, मगर उनको इकोनॉमी पता नहीं है बेचारे को। तो उनके जो असिस्टेंट ने बोल दिया, उनके जो लोगों ने बोल दिया, रिजर्व बैंक का जो स्टेटमेंट निकल गया। अब मुझे लगता है जैसे प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं कर रहे थे मोदी जी, अब इसको भी माफ नहीं करेंगे। अब ये इतिहास में चले जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि कितने सारे रिजर्व बैंक के गवर्नर इतिहास में चले गए। नोटबंदी का विरोध करने वाले रघुराम राजन चले गए, उसके बाद में इन्होंने खुद लाए हुए जितने गवर्नर थे वो चले गए, क्योंकि इकोनॉमी की समझ नहीं, सुरक्षा की समझ नहीं, फॉरेन की जो बातें होती है उसकी समझ नहीं। इनको क्या समझ है? तो इनको एक ही समझ है कि विभाजन की नीति कैसी लाई जाए, इलेक्शन कैसे मैनेज किया जाए। इलेक्शन मोड में हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी रहती है हर वक्त। इस बारे में हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कुछ आपको सामने सत्य प्रस्तुत करता हूँ कि 1 अगस्त 2014 में, अब 14 में मनमोहन सिंह जी थे, तो 14 में पेट्रोल का बेसिक रेट जो था, बेसिक रेट उसको बोलते हैं कि पेट्रोल खरीदना बैरल से, उसके बाद में उसको रिफाइनरी में ले जाके और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उस पे लोड करना, उसको बोलते हैं हम बेसिक रेट। अब समझे? तो 14 में बेसिक रेट था 48 रुपए 55 पैसे और डीजल का बेसिक रेट था 47 रुपए 27 पैसे। बात को बहुत गंभीरता से समझने की है बात। और उसके ऊपर उस वक्त की जो सरकार थी जिसको जनता नहीं समझती थी, मनमोहन सिंह जी मौनी बाबा थे, उनको कुछ नहीं समझ में आता था, ये सारा ज्ञान उनको बांटते थे। ऐसे प्रधानमंत्री ने केंद्र में टैक्स और सरचार्ज मिला के पेट्रोल पर लगाया था 9 रुपए 48 पैसे और डीजल पर लगाया था 3 रुपए 57 पैसे।
क्योंकि जीवनावश्यक वस्तु का कार्टिंग में अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाए तो महंगाई बढ़ती है, ये उनको समझ में आया था, उनको समझता था। और राज्य का टैक्स उस पर, ये भी बहुत ही गजब है, राज्य उस वक्त 15 रुपए 67 पैसे टैक्स लेता था पेट्रोल पर, और डीजल पर लेता था 10 रुपए 25 पैसे। राज्य बहुत टैक्स लेते थे। अब हम देखते हैं ये जो सबका साथ वाला जो राज्य आया है, सबके विकास वाला जो सरकार आई है, इन्होंने इनके राज्य में 4 नवंबर 2021 का फिगर मेरे पास में है। उस फिगर में पेट्रोल का बेसिक रेट है 48 रुपए 36 पैसे। उस वक्त कितना था? 48 रुपए 55 पैसे। और अब कितना है? 48 रुपए 36 पैसे। और इनके ये भाग्यशाली प्रधानमंत्री थे। आपने 2015 के अगर भाषण सुने होंगे आपने, तो ये बोलते थे कि मैं भाग्यशाली प्रधानमंत्री हूँ, मेरे इसमें डीजल पेट्रोल के दाम जितने नीचे से तेजी से नीचे गिर गए, तो ये भाग्यशाली चाहिए या दुर्भाग्यशाली लोग चाहिए आपको, ये बोल के ताली पिटवाते थे। ठीक है, तो ये इतने भाग्यशाली थे कि इनके इसमें कोरोना आया और उसमें 0 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलने लग गया है। देश में, दुनिया में 6 महीने पेट्रोल डीजल की कीमत 0 थी। आप उठा के ले जाओ, वो भी कैसे भी ले जाओ, आपके यहाँ स्टॉक कर दो, मगर हमारे यहाँ का स्टॉक खाली चाहिए, नहीं तो रिफाइनरी बंद हो जाएगी, हमारा जो ये रहता है तेल निकालने का काम बंद हो जाएगा। इतने भाग्यशाली है ये। और वो भाग्यशाली होते हुए भी उन्होंने उस वक्त कैसे कैसे मैनेज किया, ये देख लीजिए कि 2021 आते आते पेट्रोल का डीजल जो बेस प्राइस था 48 रुपए 36 पैसे, और उस पे टैक्स ये ले रहे थे 32 रुपए 90 पैसे। पहले टैक्स कितना था? 9 रुपए 48 पैसे। अब कितना है? 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर। डीजल पर मनमोहन सिंह जी ने लिया था टैक्स 3 रुपए 57 पैसे, अब ये लेते हैं 31 रुपए 80 पैसे, 10 गुना ज्यादा। गरीबों की सरकार, विकास की सरकार, डेवलपमेंट की सरकार, है ना, सबका विकास, सबका साथ देने वाली सरकार। अच्छा, राज्य उस वक्त कितने लेते थे? 15 रुपए 67 पैसे। अभी कितना लेता है? तो कुछ राज्य 15 रुपए लेते, कुछ राज्य 17 रुपए लेते, थोड़ा सा वेरी करता है। मतलब कुछ ज्यादा फर्क पड़ा क्या राज्यों के इसमें? राज्यों को तो उतना ही मिल रहा है तकरीबन जो पहले था। राज्यों को इतना मिल रहा है, उसका ग्राफ भी चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ये इसका पूरा, और ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये सारे इंटरनेट पे और सरकारी आंकड़ों, सरकारी महकमे के आंकड़े में बता रहा हूँ। उसके बाद में डीजल पर उस वक्त जो लेते थे 10 रुपए 25 पैसे, अब इन्होंने थोड़ा बढ़ा के 15 रुपए कर दिया डीजल पर इन्होंने, क्योंकि उन्होंने 10 गुना बढ़ा दिए तो इन्होंने भी 1.5 गुना बढ़ा दिए। ये राज्यों ने किया है। अब मुझे बताइए, मगर इसके बाद भी उन्होंने 5 रुपए कम किए, कुछ स्टेटों में इलेक्शन हारे, 5 रुपए कम किया। डीजल वो जो इसकी कीमत थी, बैरल की कीमत जो थी, मनमोहन सिंह जी के राज में प्रति बैरल की हाईएस्ट कीमत थी $147 प्रति बैरल। मोदी जी के राज में कभी भी $114 से ऊपर नहीं गया, और अभी जो चल रहा है $101 प्रति बैरल चल रहा है। मगर इन्होंने उस पे और एडिशनल टैक्स लगा के 18 रुपए 42 पैसे पेट्रोल पर और 18 रुपए 23 पैसे डीजल पर टैक्स लगा के अपना इनकम कितना कर दिया? तो गत 2 सालों में, कोरोना का जब पीरियड, जब 0 रुपए टैक्स चल रहा था, 0 रुपए पेट्रोल डीजल की कॉस्ट चल रही थी, उस वक्त इनका इनकम है 3,89,622 रुपए। ये वेलफेयर की स्टेट है, वेलफेयर की स्टेट है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके पहले के साल में इन्होंने 3,40,000 करोड़ रुपए इनकम पेट्रोल डीजल से मात्र प्राप्त किया था। पेट्रोल डीजल का जो लौटाना है इनको, वो महाराष्ट्र का ही 26,500 करोड़ रुपए महाराष्ट्र का लौटाना है। तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि हमारा तो 1,050 करोड़ रुपए रोज जमा हो रहा है और वो ये सरकार लौटाती नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलसल न सिर्फ आम लोगों पर बोझ बढ़ा रही है, बल्कि जो पैसा उसे मिलता वो स्टेट का हिस्सा भी उन्हें नहीं दे रही। यानी दोनों तरफ से, और खास तौर पर जो राज्य अपोजिशन वाले हैं उनके साथ कुछ ज्यादा कुछ ऐसा हो रहा है, या सभी राज्यों के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, बहुत सारे राज्यों की समानता है, ये नहीं है। हाँ, उनको लौटाते हैं जल्दी,
हाँ, इनको लौटाते नहीं है, वो हाँ, इतना थोड़ा सा करते हैं। और ये इनके मंत्री जो रहते हैं, आप देख लीजिए, ये बहुत मौलिकता है, बीजेपी की मौलिकता है हम्म, कि इनका जो मिनिस्टर होगा, जो समस्या होगी, अगर हेल्थ की समस्या है तो हेल्थ मिनिस्टर नहीं बोलेगा और हम्म, कोई दूसरा मंत्री बोलेगा। हम्म, पेट्रोलियम की समस्या होगी, पेट्रोलियम मंत्री नहीं बोलेगा। अर्थ की समस्या होगी, अर्थ मंत्री नहीं बोलेगा। सुरक्षा की समस्या होगी तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोलेगा। दूसरा ही कोई बोलेगा। तो पेट्रोल की कीमत पर इनके 4 मंत्रियों ने 4 स्टेटमेंट दिए। पहले ने बोला वैक्सीन कहाँ से आ रहा है, वैक्सीन के लिए, फ्री वैक्सीन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। ये नहीं बताएंगे कि 26 लाख करोड़ रुपए हमारा इसमें जीएसटी में इकट्ठा हो चुका है, ये नहीं बताएंगे। ये बोलेंगे कहाँ से पैसा आ रहा है, वो पूछ रहे, हाँ, हमसे पूछ रहे कि हाँ, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये पैसा कहाँ से इकट्ठा हो रहा है। पहला ये एक मंत्री का स्टेटमेंट है। दूसरा बोला रोड बन रहे वहां का, उसके लिए कहाँ से पैसे आ रहे। भैया रोड के लिए तो गडकरी जी ने बार बार बोला है कि मुझे किसी बजट की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जनरेट कर लेता हूँ। और वो जनरेट कर ही लेते क्योंकि वो सब जगह का कर्जा लेते और तुम्हारे माथे पर छोड़ देते। हम्म, जमीनें लेते हैं, जमीनें बेचते हैं, उसका सब व्यापारी कॉरिडोर बनाते हैं। वो उनकी कलाकारी है, क्योंकि वो लीडर है नहीं, वो डीलर है। तो हम्म, डीलर का काम वो सही तरीके से करते हैं। तो रोड बनाने के लिए पैसे पूछते हैं, कहाँ से आएगा। तीसरा एक व्यक्ति बोलता है कि फोकट में अनाज आपको चाहिए, तो ये कहाँ से आता है। हम्म, भैया अनाज तो किसान दे रहा है यार, हम्म, सब्सिडी पहले भी सरकारें देती थी, सबको अनाज मिलता ही था। आपने तो अनाज में चोरियां बंद करवाई, ऐसा आपने बोला कि बोगस जो कार्ड थे, राशन कार्ड, वो राशन कार्ड हमने बंद करवा दिए और उसके अगेंस्ट में दे रहे हैं। तो ये तीसरी बात। नहीं, वो चौथा पांच मंत्री ये पांच बोलता है, 5 किलो जो दे रहे हैं, हर बार कह देते हैं 2 महीने 3 महीने और बढ़ेगा। एक सांस आने लगती है फिर से, जिनकी सांस रुकने वाली होती है, तो उस पर भी तो पैसा खर्च होता है। फिर चौथा मंत्री ये बोलता है कि ये कांग्रेस ने लिए हुए जो बॉन्ड है, पेट्रोल बॉन्ड, हाँ, उसके ऊपर जो ब्याज जा रहा है, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, उसके वजह से ये पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। अब मैं करबद्ध यानी जनता से पूछना चाहता हूं कि आपको बॉन्ड का मतलब समझता है क्या। हम्म, ये बॉन्ड ये होता है कि जब अपने को लिक्विडिटी समाप्त नहीं करनी होती है, जैसे किसान बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, ये जो बॉन्ड निकालती है सरकारें, तो ये हाँ, सारी सरकारें निकालती है। और ये बॉन्ड की शुरुआत, पेट्रोल बॉन्ड की शुरुआत अगर की होगी किसी ने, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। हम्म, उन्होंने 2002 में 9,000 करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड सबसे प्रथम खरीदे थे। और वो बॉन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिए थे। वो हम्म, इसलिए दिए थे कि उस वक्त जो स्थिति हो गई थी कारगिल और ये सब मिला के, कि इकोनॉमी से पैसा निकालना, फॉरेन फंड से पैसा निकालना, ये हमारे लिए खतरा हो गया था। हम्म, तो वो खतरे को रोकने के लिए, और उनको लॉन्ग टाइम, वो कंपनियां भी चाहती है कि लॉन्ग टाइम में पैसा आता रहे, उस पर बैच भी आता रहे। उनके अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तो बैच तो आता नहीं है फॉरेन में, तो हम्म, इनके इसमें बैच भी मिलता है, ये मिलता है, तो हमारे बॉन्ड वो स्वीकृत करते हैं। वो हम्म, बॉन्ड स्वीकृत करते हैं, तो पंडित अटल बिहारी जी ने वो 9,000 करोड़ के बॉन्ड दिए थे। मनमोहन सिंह जी ने बॉन्ड जो दिए थे वो 2005-2006 के फाइनेंशियल ईयर में पहली बार खरीदा था। और 2009-2010 के फाइनेंशियल ईयर में 2 ही बार उन्होंने बॉन्ड इश्यू किए थे। 9,000 करोड़ के बॉन्ड जब दिए थे वो, तो उसका रिफंड मनमोहन सिंह जी ने बिना किसी को बताए, हम्म, ये अटल जी का कर्जा था, ये फलाने का कर्जा था, ये नेहरू जी का कर्जा था, वो इंदिरा जी का, ये बिना बताए मनमोहन सिंह जी ने उसको पेमेंट कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि ये सरकारें ऐसी ही चलती है, इसी तरीके से चलती है। हर एक को अपने बजट बनाना पड़ता है, अपने को फाइनेंशियल अपना प्रोविजन करना पड़ता है। 25 साल का प्रोविजन से कुछ नहीं होता, उन नारे से कुछ नहीं होता है, वो तुरंत अभी हर साल का बजट अगर नहीं बना तो नेक्स्ट मंथ वर्करों के पेमेंट नहीं होते, सरकारी कर्मचारियों के पेमेंट नहीं होते। ये इतनी व्यवस्था एकदम परफेक्ट है। हम्म, अगर वो सेशन नहीं हुआ तो पेमेंट रुक जाएंगे सब, क्योंकि विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बजट अलोकेशन तुमको करना पड़ेगा। तो इतने परफेक्ट सिस्टम को भी ये किस तरीके से झुटला देते हैं, इसको समझने के लिए, तो ये 2 बार 2005 और 2006 के फाइनेंशियल ईयर में, और 9 और 10 के फाइनेंशियल ईयर में मनमोहन सिंह जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड उनको दिए, इशू कर दिए। हम्म, और उसमें से उनकी सरकार जाते जाते उन्होंने 53,000 रुपए पेड भी कर दिए थे। आधे से ज्यादा पैसा उन्होंने पेड कर दिया था, खत्म कर दिया था। हम्म, ठीक है, आधा पैसा मतलब 52,000 करोड़ होता है, इन्होंने 53,000 करोड़ दे दिया था। अब इनको कितना देना था,
तो इन्होंने अभी तक 3500 करोड़ और 1750 करोड़ रुपए दिए हैं। टोटल मिला के उनको अगले साल तक देना है 20,000 करोड़ रुपए, मात्र 20,000 करोड़ रुपए देना है। और इन्होंने भी फाइनेंशियल बॉन्ड इशू करके 1 करोड़ 17 लाख रुपए के फाइनेंशियल बॉन्ड इन्होंने भी 6 साल में अभी इशू कर दिए। इनके जो है ये देते रहते कंटिन्यूअसली, प्रोसेस है, देते रहते और उसमें कम ज्यादा होते रहता है। मगर ये जिस तरीके से बताते ना वो बहुत ही पीड़ादायक। ये हर बार, अभी बिजली का संकट है, आपने देखा होगा, बिजली का संकट है, पैसेंजर ट्रेनें बंद करके वो कोयले की ट्रेनें दौड़ाना शुरू कर दिया है। और ये संकट मैं दावे के साथ बोलता हूँ इंदिरा जी के कारण आया है, इंदिरा जी की वजह से आया है। इंदिरा जी अगर नेशनलाइज नहीं करती सारी कोल खदानें तो मोदी जी को बेचने का मोह ही नहीं होता अपने दोस्तों को। ये कैसे अपने दोस्तों को दे देते थे सारी खदानें, और सारी खदानें दोस्तों को दे दिया। अब वो दोस्तों का इकोनॉमिकली मैनेजमेंट और वो ऑस्ट्रेलिया से जो कोल आने वाला है, इंडोनेशिया जो कोल आने वाला है, उसके लिए मैनेज करते करते क्या हो गया है कि सारे पावर स्टेशन के पास में 5 दिन का, किसी के पास में 10 दिन का, किसी के पास में 25 दिन का कोल रह गया। ये इतना सारा मिसमैनेजमेंट इंदिरा जी के राष्ट्रीयकरण के कारण हुआ। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर ये नहीं करती इंदिरा जी तो इनको ये मोह नहीं होता ये मोदी जी को कि ये इसको दे दिया जाए, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। तो ये सारी जिम्मेवारी जो है, अभी बिजली कटौती होगी और आपको बता दूं कि इसी से शुरुआत हुई थी, कोल शॉर्टेज और बिजली कटौती से श्रीलंका के आर्थिक लेटडाउन की और उनके विपन्नता की शुरुआत हुई थी। ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत बड़ा देश है, शॉक कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, मगर इसकी शुरुआत अगर इस तरीके से दिखने लग जाए तो क्या हालत होने वाली है हमारी इकोनॉमी की, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया, आधा रह गया हमारा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हमारा और ज्यादा बढ़ गया। हमारी सारी इंडस्ट्री, मतलब मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के लिए जितना रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें 90% मटेरियल चाइना का आ रहा है। चाइना जिस दिन गला पकड़ लेगा उस दिन मेक इन इंडिया अपने जगह रह जाएगा। हमने डिफेंस को भी मेक इन इंडिया में डाल के और सारा एफडीआई कर दिया, मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भेज दिया। अब हमारे डिफेंस इंडस्ट्री पे 100% हम बाहर का पैसा लेते हैं और 100% बाहर के लोगों का कब्जा कर लेते हैं। इस तरीके की इकोनॉमी संभालना बोलेंगे इसको कि इकोनॉमी का भट्टा बैठाना बोलेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये जो बिजली का संकट और कोयले पर प्राइवेट लोगों का जो एक तरह से कब्जा मोदी जी के जरिए जिनकी तरफ आपने इशारा किया, तो फिर ये आखिर सोशल वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था और जो डेमोक्रेसी में होता है और होना चाहिए, क्योंकि जो भी इलेक्ट होके आता है वो वक्ती तौर पर आता है, वो हमेशा रहने के लिए नहीं आता। ये डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटल है। ऐसी हालत में तो फिर ये जो सामाजिक न्याय और सोशल वेलफेयर की बात जो होनी चाहिए वो तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रही। फिर कैसे, आखिर क्या होगा, आगे नतीजा क्या होगा? इस समाज किसको बोलते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम समाज करके अभी जीना ही नहीं सीखे। कुछ लोगों ने हमको समाज बनने नहीं दिया। इस वक्त अगर समाज कोई होगा तो वो आदिवासी समाज है कि एक इसमें अगर 20 मकान होंगे, 2 अगर शिकार करके लाते हैं और उसमें से 2 जन बीमार है, 2 जन बाहर गांव गए तो हिस्सा सबको समान मिलता है। समाज का मतलब होता है समाज वितरण। देश का मतलब होता है कि विशेष अवसर के साथ में समान अवसर। ये नहीं समझ रहे हैं हमको। देश मतलब ये बॉर्डर नहीं होती, देश मतलब जंगल पहाड़ और रास्ते और एयरपोर्ट, ये देश नहीं होता सर। देश का मतलब है उसमें रहने वाला जिंदा आदमी, और उसी जिंदा आदमी को समान अवसर मिलना, और जो पिछड़ गया है उसको विशेष अवसर मिलने का मतलब होता है देश और राष्ट्र। ये हम तो व्याख्या ही भूल गए हैं, हर चीज की हमको व्याख्या मतलब किस तरीके से कर दी है। अब हम ये हालत में आ गए हैं कि हम गरीबी को, अशिक्षा को, अत्याचार को, शोषण को, जिसके विरोध में हमारे लोगों ने सैकड़ों वर्ष संघर्ष करके हमको अच्छा उन्नत बनाया, ये बातें भी हम अब नियति बोलने लग गए। ये भगवान की इच्छा बोलने लग गए, ये कुदरत की इच्छा बोलने लग गए। जैसा मुसलमान इंशाअल्लाह माशाअल्लाह करता है हर बात के लिए, तो अब हम भी करने लग गए सर। कोई फर्क नहीं रहा। हम 75 रुपए डीजल पेट्रोल होता था तो धरना प्रदर्शन करते थे
अब 100 रुपए अपने मन में कूटते हुए 100 रुपए और 120 रुपए का डीजल पेट्रोल भरते हैं और अपने मन में यही सोचने लग गए ज्यादातर लोग कि अब क्या होने वाला, ये तो भगवान की इच्छा है। हमारी शिक्षा खत्म हो गई, भगवान की इच्छा है। हमारे इसमें मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारे इसमें अशांति हो रही है, हमारे इसमें मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ चल रही है, ये सब भगवान की इच्छा है। इसमें हमारा कोई योगदान है नहीं। और इस लेवल पर समाज को लाने के लिए ये 70 साल में जो नहीं हुआ, इस 7 साल में हो गया कि हमारी मानसिकता 100-150 साल पुरानी हो गई है और उस मानसिकता से हम सोचने लग गए। तो ये नियति नहीं है भाई, ये व्यवस्था की कमी है। ये जो समाज जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो शासन चल रहा है, इसकी खामियां ढकने के लिए ये आपको उस मानसिक स्टेज में ले जा रहे हैं जिस मानसिक स्टेज में आप नियति समझ लो। उस वक्त दलितों का उत्पीड़न होता था, शोषण होता था, जो अवस्था जिसकी रहती थी, वो बोलता था भगवान ने इस जाति में पैदा किया है, भगवान ने इस अवस्था में पैदा किया है, तो भाई ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म है और उसके अनुसार ये मेरे साथ हो रहा है। वो नहीं सोचता था कि ये मेरे साथ शोषण हो रहा है इसलिए मैं गरीब होते जा रहा हूँ, ये मेरा दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिए मैं गरीब होता जा रहा हूँ, जो शोषण कर रहा है वो बड़ा होते जा रहा है। अब ये हम समझने के काबिल रह जाएंगे 8-10 सालों में और कि वो जो आदमी है जो पैसे वाला हो रहा है, जो लूट रहा है, जो इस देश की 67% प्रॉपर्टी 57 लोगों के हाथ में चली गई, ये भगवान की इच्छा थी, ये अल्लाह की इच्छा थी। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। इस स्टेज में, माइंड स्टेज में आने के पहले इस देश को सचेत होने की जरूरत है। अरे साहब, काकड़े साहब, ये आपने मानसिक अवस्था की बात कही। जब मानसिक अवस्था वहां तक पहुंच जाए कि गोबर खाने के लिए तैयार कर लिया जाए और पेशाब पीने के लिए तैयार कर लिया जाए, तो ये मानसिक अवस्था ही तो है कि अपने सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाए, जैसा दूसरा बता रहा है हम बस उसी को समझें। तो ये इस हालत में पहुंचा करके आगे आगे आने वाला वक्त क्या कुछ है, क्योंकि ऐसे कई लोग कहते हैं कि हम लोग इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं वो प्रजातंत्र से निकल करके और तानाशाही में बदलते हुए हम व्यवस्था को देख रहे हैं। क्या आप भी इस तरह से सोचते हैं कि क्या हम वही सब कुछ गवाह बन रहे हैं उस ऐसी तब्दीली का जिसमें तानाशाही की तरफ सब कुछ जा रहा है? नहीं, नहीं। देखो, दुनिया तानाशाही की तरफ जा रही है। एलन मस्क जैसे लोग और ये बाकी के सब बैठे हुए तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। मगर फिर मैं बोलता हूँ कि हमारे देश की जो भूमि है, जिसमें आपने देखा होगा कि मध्य एशिया में और यूरोप में क्रूसेड की लड़ाई होती थी, जिहाद की लड़ाई होती थी, पूरे देश के देश 2-4 साल में बदल जाते थे, होते थे ना। कभी वो इस्लामिक हो जाता था, कभी वो ईसाई हो जाता था। ये इतने जल्दी बदलने वाला देश नहीं है, इसकी बहुत जमीन मजबूत है, इसका प्लेटफॉर्म मजबूत है। आप और हमारे जैसे जो बहुत लोग हैं यहाँ, ये 70% आज भी है, कम नहीं है हम लोग। सवाल ये है कि हमको मुखर होकर आवाज उठाना पड़ेगा। जैसा ये अभी जो बीमारी आई थी, उसका नाम लेना ठीक नहीं, वो रोने की जो बीमारी थी, वो रोने की बीमारी, हम कल एक मीटिंग में गए थे, वहाँ कलेक्टर और वहाँ के एसपी दोनों बता रहे थे मास्क पहने हुए, जबकि हाईकोर्ट ने, महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने मास्क को अनिवार्य नहीं समझा है, निकाल दिया है। वो बता रहे थे कि रोने की बीमारी जो आती है वो हर साल में आती है और इसको कोई नहीं रोक सकता, ये भगवान की बीमारी है। मैं मान लेता हूँ कि सूरज की जो हर 100 साल में उसके ऊपर जो साइक्लोन आते हैं, जो विस्फोट होते हैं, उसके वजह से थोड़ा इम्बैलेंस होता है। मगर जब ये रोने की बीमारी आई थी तो रोने के पहले भारत में पहले साल 19 में 1,40,00,000 लोग मरे थे। जब रोने की बीमारी आई तो 20 लाख लोग कम मर गए और उसके बाद के वर्ष में तो और 22 लाख लोग कम मर गए। तो ये रोने की बीमारी में जो कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई महामारी थे या ये भगवान की, मगर हम तो प्रचारित कर रहे हैं ना कि भगवान का प्रकोप है, उससे कौन बचा सकता है। अगर नहीं होते, मोदी जी शासन में नहीं होते तो मेरे ख्याल से 125 करोड़ भारतीय अब तक शमशान में लेटे होते या कब्रिस्तान में लेटे होते। जी 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 जी। तो अभी चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, आप इसको इस वक्त जो प्रधानमंत्री जो कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ वो आखिर में आप जरा बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी की पसंद क्या है, कौन कौन सी बातों पे वो बार बार कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं
और किन किन बातों से वो बचना चाहते हैं, उस पर चर्चा ही नहीं चाहते। आखिर क्या है वो? क्योंकि आप मुसलसल प्रधानमंत्री जी के बयानात को, उनकी तकरीरों को बहुत ही दिलचस्पी से सुनते हैं। आप जरा थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए मुख्तसर अभी 2-3 मिनट के अभी अंदर। 6 महीने में प्रधानमंत्री जी फ्री वैक्सीन पर 84 बार बोले, हम्म, जनधन योजना पर हर सभा में बात करते हैं, और फ्री राशन पर 48 बार बोले हैं। मगर ऑक्सीजन पर, कोरोना पर, बैंक की दुरावस्था पर, बेरोजगारी पर, वो बैंक जो बिक रहे उस पर, बैंकों की लूट पर, धार्मिक अशांति पर, दंगों पर, राज्यों के जो लूट हो रही है और उनको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, उनका न्याय भी उसको नहीं दिया जा रहा है, खाद की कीमतों पर, सीमेंट और सरिया की बढ़ती हुई कीमतों पर, इस पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, क्योंकि सिलेक्टिव बात बोलना है इनको, प्रधानमंत्री जी को। और सिलेक्टिव बात जैसा आपने देखा होगा कि एक साइंटिस्ट ने कहा था कि सूरज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, और उसको जेल में डाल के 11 साल अंधेरे कोठली में डाल के उसको मरवा दिया था। और बाद में अभी जाके वो चर्च ने माफी मांगा कि हमारे से गलती हो गई थी। जैसे हम पढ़ा रहे कि आज सूरज पूरब से उगता है, मेरा ये सवाल है कि सूरज सच में उगता है क्या? हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, किस तरीके से? अरे जब पढ़ाया होगा ना, धार्मिक किताबों में जो लिखा होगा कि कीचड़ सूरज में डूबता है और कीचड़ से आता है, ये लिखा होगा उस वक्त। आज बच्चों को हम ये ना पढ़ाए कि सूरज उगता है, सूरज रहता है, हमें दिखाई देता है, ये ना बताए कि वो पूरब दिशा है, हमारी सुविधा के लिए हम उसको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताए। तो ये बताना चाहिए क्लियरली। हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हम गर्त में डाल रहे हैं, और जब जब एजुकेशन सिस्टम डोमिनेट होता है, आपने देखा होगा तुर्कस्तान में किसी बादशाह ने एजुकेशन पे पाबंदी लगा दिया, इस्लाम और प्रिंटिंग पे पाबंदी लगा दिया, इस्लाम 400 साल पीछे चला गया। हमारे यहाँ जो आया था ना, जिसने भारत को खोजा था, ऐसा बोलते वास्को दी गामा, वो उसी अल बरूनी का मैप लेके आया था और उसका ही दिशा निर्देशन लेके आया था जो इस्लाम ने दिया था। वो मैप लेके आया था, वो उनके पास नहीं थे, ईसाइयों के पास में भी नहीं थे, और हमने तो कब का उसको खो दिया था। क्योंकि कैलेंडर हम लोगों ने बनाया था, हमारे किसान लोगों ने बनाया था कैलेंडर, मगर उसको ये कहां से आया और किसने दिया, ये सवाल नहीं पूछना है। भारत में गुरु को सवाल नहीं पूछना है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो और कैसे नहीं बोल सकते हो। भाई हमको हमारा जो पूर्व इतिहास है कलुषित है, तब भी नहीं पूछना है कि ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, नहीं पूछना है। इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान अभी ना हो, ये आपकी और हमारी और हमारे जैसे लाइट माइंडेड लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम ये सवाल बार बार उठाए और लोगों को जागरूक करें। हाँ, जाहिर है आपने जो बात बताई, अब तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट ही जब खत्म करने की बात कही जाने लगी और ये कहा जाने लगा कि हजारों साल पहले भी इंटरनेट था और क्या क्या कुछ कहा जाता है, और उस पर तालियां भी हो जाते थे। जी हाथी का सर उठा देते थे हम, और वो सुंड लगा देते थे हम, और वो नाले से गैस ला देते थे हम, और इंटरनेट हमारे पास चलता था, और एटॉमिक वॉर भी हमने कर दिया। ये जो बातें हैं, ये सिर्फ हवा में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश है, अंदर से कुछ नहीं। जबकि बच्चों को आप पढ़ना भी नहीं देना चाहते। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपने अगर बीए में एडमिशन लिया है तो पहले साल में अगर मन कर रहा है छोड़ के जाने को, चले जाइए, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो एक लाके WHO का वो सीप लाके उसको तुलसीराम बना दिया, एक को लाके डोलांड बना दिया था। जी। और वो वही डोलांड है जो पूछता था, अच्छा दुनिया में इतने देश है? जी, बिल्कुल। बस वही हम करना चाहते हैं, हमारे देश के डोलांड बनाना चाहते हैं हम सब। जी। तो ज्ञान वाला आदमी नहीं चाहिए, अज्ञानी हो और जो हम चाहें वो बोलता रहे, बस वही। निष्ठावान हो, एक व्यक्ति के प्रति निष्ठावान हो, यही चल रहा है। आपने देखा होगा मनीष सोनी नाम के UGSC के चेयरमैन आए, 12वीं में फेल हुए थे, अभी वो कलेक्टरों को पढ़ाएंगे, कलेक्टरों का रिजल्ट लगाएंगे। जी। तो वो तो बिल्कुल UPSC बगैर पास किए IAS बन जाइए और बगैर PhD किए प्रोफेसर बन जाइए, ये सब इसी सरकार में हो रहा है। वो सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये जब अनपढ़ लोग पढ़े लिखों की जगह बैठेंगे तो वो अगली नस्लों को क्या तैयार करेंगे,
ये पूरे देश को सोचने समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे हमेशा बात करते हुए बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं और आप बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि अविनाश जी काफी तैयारी से आते हैं, अपने आंकड़ों के साथ आते हैं और बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं। जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में पूरे आंकड़े बताए और उसमें यह भी बताया कि राज्य का टैक्स कितना था और कितना बढ़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस हद तक बढ़ाया, जिसे आपने एक्सटॉर्शन तक कहा है। यानी एक तरह से जबरदस्ती छीना झपटी का जमाना चल रहा है। सरकार आम आदमी से क्या कुछ चाहती है, पेट्रोल डीजल डलवाते हुए आपको पेट्रोल पंप पर जो अंदर से एक एहसास होता है। सोशल वेलफेयर बताया था ना, अभी सरकार शाही सोख का काम आपने देखा था, शाही ज्यादा छूट जाती थी पन्ने पर तो हम एक दूसरा कागज लगा के सोख लेते थे। वो समाज की लिक्विडिटी सोखने का काम ये सरकारें कर रही है। जी जी, और उसमें सुखाने में और नफरत वाला काम जो है वो बहुत अच्छे से कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।